अपने वकील खुद बने की स्क्रिप्ट। कल्पना कीजिए, रात के 10 बज रहे हैं। अचानक आपके दरवाजे पर पुलिस आती है। वो आपको धमकाते हैं, आपको थाने चलने को कहते हैं, आपके हाथ पैर फूलने लगते हैं। आपको नहीं पता कि आपका कसूर क्या है, लेकिन आप डर रहे हैं क्योंकि आपको कानून नहीं पता। क्या आप जानते हैं कि भारत का संविधान आपको वो शक्तियां देता है जो एक आम आदमी को सुपरमैन बना सकती हैं? लेकिन अफसोस, हम में से 90% लोग इन शक्तियों से अनजान हैं। इसीलिए हम कोर्ट, कचहरी और पुलिस से डरते हैं। आज की ये वीडियो किसी कहानी की नहीं, बल्कि आपके अस्तित्व की है। मनमोहन जोशी की प्रसिद्ध किताब अपने वकील खुद बने का पूरा सार एक रोमांचक सफर की तरह। अगर आपने आज ये वीडियो आखिरी तक देख ली, तो मैं वादा करता हूं कोई आपको डरा नहीं पाएगा, क्योंकि ज्ञान ही सबसे बड़ा वकील है। समस्या की गहराई, कानून का डर या अज्ञानता का अंधेरा। दोस्तों, आज हम एक ऐसी बीमारी के बारे में बात करेंगे जिसका कोई इलाज किसी डॉक्टर के पास नहीं है। ये बीमारी है कानूनी लाचारी। क्या आपने कभी गौर किया है कि जब भी किसी आम इंसान को कोर्ट की तरफ से कोई सफेद लिफाफा मिलता है तो उसका गला क्यों सूखने लगता है, क्यों रात की नींद उड़ जाती है, जबकि उस लिफाफे में सिर्फ कागज होता है, कोई हथियार नहीं? इसका जवाब छुपा है हमारे समाज के उस डर में जिसे हमने पीढ़ियों से पाला है। मनमोहन जोशी जी अपनी किताब अपने वकील खुद बने में एक बहुत कड़वी सच्चाई लिखते हैं। वो कहते हैं कि भारत में एक आम आदमी जितना मौत से नहीं डरता, उतना पुलिस और कचहरी के चक्करों से डरता है। पर सवाल यह है कि आखिर क्यों? जो कानून हमारी रक्षा के लिए बना था, वही हमारे लिए डर का पर्याय कैसे बन गया? समस्या की शुरुआत होती है भाषा से। हमारे देश में कानून की भाषा को इतना पेचीदा बना दिया गया है कि एक पढ़ा लिखा इंसान भी जब वकीलों की दलीलें सुनता है तो उसे लगता है कि वो किसी दूसरी दुनिया में आ गया है। धारा, उपधारा, प्रतिवादी, याचिकाकर्ता, ये शब्द नहीं, बल्कि वो दीवारें हैं जो एक आम नागरिक और न्याय के बीच खड़ी कर दी गई हैं। हम डरते हैं क्योंकि हमें समझ नहीं आता, और जो हमें समझ नहीं आता उस पर हम किसी और के भरोसे हो जाते हैं। यहीं से शुरू होता है शोषण का वो चक्रव्यूह जिसे मनमोहन जोशी जी इस किताब में बेनकाब करते हैं। मान लीजिए आपका किसी के साथ छोटा सा जमीन का विवाद है। आप न्याय मांगने जाते हैं, लेकिन न्याय मिलने से पहले आपको मिलता है तारीख पे तारीख का सिलसिला। एक वकील की भारी भरकम फीस, कोर्ट के मुंशियों का खर्चा और हर पेशी पर होने वाली मानसिक प्रताड़ना। धीरे धीरे वो इंसान न्याय मांगना छोड़ देता है और समझौता करने पर मजबूर हो जाता है। क्या ये न्याय है? नहीं, ये तो कानून की हार है। सोचिए, एक गरीब किसान जिसका सब कुछ उसके छोटे से खेत पर टिका है, उसे एक फर्जी नोटिस थमा दिया जाता है। वो डर के मारे अपनी आधी जमीन वकील की फीस भरने में बेच देता है। क्यों? सिर्फ इसलिए क्योंकि उसे नहीं पता था कि उस नोटिस का जवाब वो खुद भी दे सकता था। उसे नहीं पता था कि कानून उसे वो ढाल देता है जिससे वो उस फर्जीवाड़े को 1 मिनट में खत्म कर सकता था। मनमोहन जोशी जी कहते हैं कि कानून कोई जादू नहीं है जिसे सिर्फ काला कोट पहनने वाले ही समझ सकें। कानून तो एक कॉमन सेंस है। लेकिन इस समस्या की जड़ ये है कि हमने कानून को सिर्फ वकीलों की बपौती समझ लिया है। हम अपने शरीर की छोटी सी बीमारी के लिए खुद डॉक्टर नहीं बनते, लेकिन हमें ये तो पता होता है कि कौन सी दवा किस काम आती है। तो फिर अपने अधिकारों के मामले में हम इतने अनपढ़ क्यों बने रहते हैं? समस्या का दूसरा पहलू है भ्रष्टाचार और पुलिस का खौफ। जब एक आम आदमी थाने जाता है तो पुलिस अक्सर उसे डराती है। क्यों? क्योंकि उन्हें पता है कि आपको अपनी धाराओं का ज्ञान नहीं है। वो आपको 24 घंटे अंदर रखने की धमकी देते हैं, जबकि कानून कहता है कि बिना वारंट के गिरफ्तारी के भी आपके पास कई अधिकार हैं। अगर आपको कानून पता हो तो आप पुलिस वाले की आंखों में आंखें डालकर पूछ सकते हैं, जनाब, मुझे किस धारा के तहत और किन सबूतों के आधार पर आप यहाँ रोक रहे हैं? यकीन मानिए, उस वक्त उस पुलिस वाले के तेवर बदल जाएंगे, क्योंकि कानून जानने वाला व्यक्ति भीड़ में खड़ा एक आम आदमी नहीं, बल्कि एक जागरूक नागरिक होता है। दोस्तों, इस किताब का उद्देश्य आपको वकील बनाकर कोर्ट में प्रैक्टिस करवाना नहीं है, बल्कि इसका मकसद है आपको उस मानसिक गुलामी से आजाद करना जहां आप हर छोटी बात पर किसी के सामने हाथ फैलाते हैं। चाहे वो बिजली का गलत बिल हो, बैंक का कोई घोटाला हो, किसी कंपनी द्वारा आपको ठगा जाना हो, या फिर कोई झूठा केस। समस्या ये नहीं है कि सिस्टम खराब है। समस्या ये है कि सिस्टम को पता है कि आपको उसकी जानकारी नहीं है। क्या आपने कभी सोचा है कि एक वकील आपके केस में क्या करता है? वो सिर्फ आपकी बात को कानूनी शब्दों में पिरोकर जज के सामने रखता है। लेकिन क्या कोई दूसरा इंसान आपकी पीड़ा को वैसे महसूस कर सकता है जैसे आप खुद महसूस करते हैं? क्या वो वकील आपकी भावनाओं और सच्चाई को उतनी शिद्दत से लड़ सकता है जितनी शिद्दत से आप खुद लड़ सकते हैं? मनमोहन जोशी जी जोर देकर कहते हैं कि आपसे बेहतर आपका वकील कोई नहीं हो सकता, क्योंकि आप उस सच को जानते हैं जिसे वकील सिर्फ एक फाइल समझता है।
अब इस वीडियो के इस मोड़ पर खुद से एक सवाल पूछिए, क्या आप पूरी जिंदगी इस डर में जीना चाहते हैं कि कोई भी रसूखदार इंसान आपको कानूनी पचड़ों में फंसाकर बर्बाद कर देगा, या आप वो ताकत हासिल करना चाहते हैं जिससे आप हर अन्याय का डटकर मुकाबला कर सकें? समस्या तो बड़ी है, लेकिन इसका समाधान बहुत रोमांचक है। आगे जो मैं आपको बताने वाला हूं, वो कानून की वो गलियां हैं जहां जाकर बड़े बड़े सूरमा भी रास्ता भूल जाते हैं। लेकिन मनमोहन जोशी जी के नक्शे के साथ हम इन गलियों के राजा बनेंगे। अगले हिस्से में हम जानेंगे वो पहली सीढ़ी, वो पहला कदम जो आपको एक पीड़ित से एक योद्धा में बदल देगा। हम बात करेंगे उस ब्रह्मास्त्र की जिसे एफआईआर कहते हैं। क्या आप तैयार हैं अपने अंदर के वकील को जगाने के लिए? कानून की दुनिया में एक शब्द है जो बड़े बड़े अपराधियों की रातों की नींद उड़ा देता है और एक पीड़ित के लिए न्याय का पहला दरवाजा खोलता है। वो शब्द है एफआईआर। इसे हिंदी में प्रथम सूचना रिपोर्ट कहते हैं। लेकिन क्या ये सिर्फ एक कागज का टुकड़ा है? मनमोहन जोशी जी कहते हैं नहीं। एफआईआर वो इग्निशन है जो न्याय की बंद पड़ी गाड़ी को स्टार्ट करता है। अगर ये दर्ज नहीं हुई तो समझो कानून सो रहा है। आज हम इस ब्रह्मास्त्र की वो परतें खोलेंगे जो अक्सर थाने के गेट पर ही दम तोड़ देती हैं। चलिए एक स्थिति की कल्पना करते हैं। मान लीजिए आपके साथ कोई वारदात हुई। आप घबराए हुए पसीने से लथपथ थाने पहुंचते हैं। आप वहां मौजूद ड्यूटी ऑफिसर से कहते हैं, साहब मेरी मदद कीजिए, मेरे साथ अन्याय हुआ है। लेकिन वो ऑफिसर आपकी बात अनसुनी कर देता है। वो कहता है, जाओ कल आना, या फिर ये हमारे इलाके का मामला नहीं है। उस वक्त आपको कैसा महसूस होगा? अपमानित? लाचार? शायद आप चुपचाप घर लौट आएंगे। लेकिन मनमोहन जोशी जी कहते हैं, यहीं आप सबसे बड़ी गलती करते हैं। यहीं आपको अपना वकील खुद बनना है। कानून की किताब सीआरपीसी की धारा 154 अब नए कानून में बदलाव के साथ आपको वो ताकत देती है कि पुलिस चाहकर भी आपकी एफआईआर लिखने से मना नहीं कर सकती। अगर जुर्म संज्ञेय है यानी गंभीर है, जैसे चोरी, मारपीट या बलात्कार, तो एफआईआर लिखना पुलिस की कानूनी मजबूरी है, कोई उपकार नहीं। अब गौर से सुनिए वो बातें जो पुलिस आपको कभी नहीं बताएगी, लेकिन ये किताब चीख चीख कर कहती है। पहला मंत्र, 0 एफआईआर का जादू। अक्सर पुलिस कहती है ये मामला हमारे थाने की सीमा में नहीं आता, उस थाने जाओ। आप एक थाने से दूसरे थाने फुटबॉल की तरह घूमते रहते हैं। लेकिन कानून कहता है कि आप भारत के किसी भी थाने में जाकर अपनी रिपोर्ट दर्ज करा सकते हैं। इसे कहते हैं 0 एफआईआर। उस थाने को आपकी शिकायत लेनी होगी और बाद में उसे संबंधित थाने में ट्रांसफर करना होगा। अगर कोई ऑफिसर इलाके का बहाना बनाए तो उसे 0 एफआईआर का नाम याद दिला दीजिएगा, उसकी कुर्सी हिल जाएगी। दूसरा मंत्र, शिकायत लिखित में दें। मनमोहन जोशी जी सलाह देते हैं कि कभी भी थाने जाकर सिर्फ जुबानी बात न करें। अपनी शिकायत की 2 कॉपियां घर से लिखकर ले जाएं। एक कॉपी उन्हें दें और दूसरी पर रिसीव्ड की मोहर लगवाएं। जब आपके हाथ में वो मोहर लगा कागज होता है तो आपके पास सबूत होता है कि आपने पुलिस को सूचना दी थी। लेकिन क्या होगा अगर पुलिस वाला फिर भी अड़ जाए? अगर वो कहे जो करना है कर लो, मैं एफआईआर नहीं लिखूंगा? दोस्तों, यहीं पर असली कानूनी शतरंज शुरू होता है। मनमोहन जोशी जी इस किताब में वो गुप्त रास्ते बताते हैं जो सीधे न्याय की कुर्सी तक जाते हैं। अगर थानेदार मना करे तो घबराइए मत। आप धारा 154 का इस्तेमाल कीजिए। अपनी शिकायत को एक लिफाफे में डालिए और रजिस्टर्ड पोस्ट के जरिए अपने जिले के एसपी को भेज दीजिए। जब डाक से शिकायत पहुंचती है तो उसका रिकॉर्ड सरकारी रजिस्टर में दर्ज हो जाता है। अब एसपी साहब को उस पर कार्रवाई करनी ही होगी। और अगर एसपी भी खामोश रहे तो आता है सबसे बड़ा हथियार, धारा 156। आप सीधे मजिस्ट्रेट के पास जा सकते हैं। एक वकील के जरिए या खुद एक अर्जी लगाकर जज साहब से कहिए कि पुलिस अपना काम नहीं कर रही है। अगर जज को लगा कि आपकी बात में दम है तो वो पुलिस को आदेश देंगे कि अभी के अभी एफआईआर दर्ज करो और जांच शुरू करो। जब कोर्ट से डंडा चलता है तो पुलिस के पास भागने का कोई रास्ता नहीं बचता। एफआईआर दर्ज कराते समय एक और बात का ख्याल रखना बहुत जरूरी है, जिसे मनमोहन जोशी जी ने बहुत विस्तार से समझाया है, सच्चाई और स्पष्टता। लोग अक्सर गुस्से में आकर एफआईआर में बहुत नमक मिर्च लगाकर बातें लिखवा देते हैं। याद रखिए, एफआईआर आपकी पूरी कानूनी लड़ाई की नींव है। अगर नींव टेढ़ी होगी तो न्याय की इमारत गिर जाएगी। एफआईआर में कभी भी झूठ न लिखें, क्योंकि कोर्ट में जब गवाही होगी और आपकी बातें एफआईआर से अलग निकली तो आपका केस कमजोर हो जाएगा। एक और खास टिप, एफआईआर दर्ज होने के बाद पुलिस आपको उसकी एक कॉपी बिल्कुल मुफ्त देने के लिए बाध्य है। अगर वो इसके लिए पैसे मांगे या मना करें तो समझ लीजिए वो कानून का उल्लंघन कर रहे हैं। आपकी एफआईआर की कॉपी आपका हक है, उसे सीने से लगाकर रखिए, क्योंकि वही आपके न्याय का पासपोर्ट है। लेकिन सावधान, जहां एफआईआर एक हथियार है, वहीं इसका गलत इस्तेमाल एक अभिशाप भी है। आज के दौर में झूठी एफआईआर लिखवाना एक फैशन बन गया है।
मनमोहन जोशी जी चेतावनी देते हैं कि अगर आप किसी को फंसाने के लिए झूठी एफआईआर करते हैं तो आईपीसी की धारा 182 और 211 अब नए कानूनों के तहत आपको खुद जेल की हवा खानी पड़ सकती है। कानून रक्षक के लिए है, भक्षक के लिए नहीं। दोस्तों, एफआईआर का मतलब सिर्फ पुलिस को जानकारी देना नहीं है, इसका मतलब है अपने साथ हुए अन्याय के खिलाफ आधिकारिक रूप से खड़े होना। जब आप थाने में खड़े होकर निडर होकर अपनी बात कहते हैं तो आप सिर्फ एक शिकायतकर्ता नहीं होते, आप उस वक्त संविधान के एक सजग पहरेदार होते हैं। तो अब आप जान गए हैं कि एफआईआर दर्ज कैसे कराई जाती है और पुलिस के ना को हाँ में कैसे बदला जाता है। लेकिन क्या होगा अगर पुलिस आपको ही गिरफ्तार करने की कोशिश करे? क्या होगा अगर वो बिना किसी वारंट के आपके घर का दरवाजा खटखटाएं? क्या आप जानते हैं कि गिरफ्तारी के वक्त भी आपके पास वो अधिकार हैं जो एक अपराधी को भी सुरक्षा देते हैं? अगले अध्याय में हम उस रोमांचक और डरावने मोड़ पर चलेंगे जहां पुलिस का हाथ आपकी गर्दन तक पहुंचता है, लेकिन कानून का हाथ उन्हें वहीं रोक देता है। तैयार हो जाइए, क्योंकि अब हम सीखेंगे गिरफ्तारी के समय आपके जादुई अधिकार। अगर आपने अगला हिस्सा मिस कर दिया तो शायद आप अपनी सबसे बड़ी ढाल खो देंगे। गिरफ्तारी और पुलिस कस्टडी, जब कानून आपकी ढाल बनता है। रात का सन्नाटा है। अचानक आपके दरवाजे पर जोरदार दस्तक होती है। आप दरवाजा खोलते हैं और सामने पुलिस खड़ी है। बिना कुछ कहे एक सिपाही आपका हाथ पकड़ता है और कहता है, चलो थाने, बड़े साहब ने बुलाया है। आपके दिमाग में धमाका होता है। समाज की बदनामी का डर, जेल की सलाखों का खौफ और भविष्य की चिंता। आप कांपने लगते हैं। लेकिन रुकिए, यहीं पर मनमोहन जोशी जी की किताब अपने वकील खुद बने आपके कान में धीरे से कहती है, घबराओ मत, अपने अधिकारों को याद करो, क्योंकि जिस पल पुलिस आपके हाथ पर हाथ डालती है उसी पल से आपके वो अधिकार शुरू हो जाते हैं जिन्हें कोई भी वर्दी वाला आपसे नहीं छीन सकता। गिरफ्तारी का आधार। सबसे पहला और सबसे जरूरी सवाल जो आपको पूछना है, जनाब, मेरा जुर्म क्या है? संविधान की धारा 22(1) और सीआरपीसी की धारा 50 आपको ये अधिकार देती है कि आप गिरफ्तारी का कारण जान सके। अगर पुलिस के पास वारंट नहीं है तो वो आपको केवल तभी गिरफ्तार कर सकते हैं जब आपने कोई गंभीर अपराध किया हो, और अगर अपराध मामूली है तो बिना वारंट के वो आपको छू भी नहीं सकते। बिना कारण बताए ले जाना अपहरण के समान है, गिरफ्तारी नहीं। अरेस्ट मेमो। अब आता है सबसे बड़ा हथियार, अरेस्ट मेमो। मनमोहन जोशी जी लिखते हैं कि अक्सर लोग यही गलती करते हैं। जब पुलिस आपको ले जाए तो उनसे कहिए कि पहले अरेस्ट मेमो तैयार करें। इस कागज पर लिखा होता है कि आपको किस समय, किस जगह से और किस जुर्म में गिरफ्तार किया गया। इस पर पुलिस वाले के हस्ताक्षर होते हैं और आपके किसी एक गवाह या परिवार के सदस्य के भी। ये मेमो आपकी सुरक्षा की गारंटी है, ताकि पुलिस आपको रास्ते में कहीं गायब न कर दे या रिकॉर्ड में देरी न कर सके। हथकड़ी लगाना गैर कानूनी है क्या? क्या आपने फिल्मों में देखा है कि हर मुजरिम को हथकड़ी लगाकर ले जाया जाता है? असल जिंदगी में ऐसा नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के सख्त आदेश हैं कि किसी भी व्यक्ति को तब तक हथकड़ी नहीं लगाई जा सकती जब तक कि वो बहुत खतरनाक अपराधी न हो या उसके भागने का डर न हो। अगर पुलिस आपको बिना वजह हथकड़ी लगाती है तो ये आपकी मानवीय गरिमा का उल्लंघन है और आप इसकी शिकायत जज से कर सकते हैं। महिलाओं के लिए विशेष कवच। महिलाओं के लिए कानून एक अभेद्य दीवार की तरह खड़ा है। सीआरपीसी की धारा 46(4) साफ कहती है कि किसी भी महिला को सूर्यास्त के बाद और सूर्योदय से पहले रात के समय गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। अगर मामला बहुत गंभीर है तो पुलिस को एक महिला पुलिस अधिकारी के साथ प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट की लिखित अनुमति लानी होगी। और याद रखिए, एक महिला की तलाशी सिर्फ एक महिला पुलिसकर्मी ही ले सकती है, वो भी पूरी शालीनता के साथ। 24 घंटे का चक्र। अब कल्पना कीजिए आप थाने पहुंच गए। अब क्या पुलिस आपको हफ्तों तक बंद रख सकती है? बिल्कुल नहीं। धारा 57 और 167 के तहत पुलिस के लिए ये अनिवार्य है कि वो आपको गिरफ्तारी के 24 घंटे के भीतर मजिस्ट्रेट के सामने पेश करे। इन 24 घंटों में यात्रा का समय शामिल नहीं होता। अगर 24 घंटे बीत गए और आपको जज के सामने नहीं ले जाया गया तो आपकी हिरासत अवैध हो जाती है। ये वो समय है जब पुलिस को जवाब देना भारी पड़ जाता है। वकील से मिलने का अधिकार। थाने के अंदर पूछताछ के दौरान आपका गला सूख रहा होता है। पुलिस आप पर दबाव डालती है, सच उगल दो वरना बुरा होगा। यहाँ आपका वकील आपके काम आता है। धारा 41D के अनुसार आपको पूछताछ के दौरान अपने वकील से मिलने का पूरा अधिकार है। अगर आपके पास वकील करने के पैसे नहीं हैं, तो सरकार आपको मुफ्त कानूनी सहायता देने के लिए बाध्य है। चुप रहना आपका अधिकार है। आप तब तक बोलने से मना कर सकते हैं जब तक आपका वकील ना आ जाए। मेडिकल जांच।
अक्सर लोग पुलिस की मारपीट से डरते हैं। मनमोहन जोशी जी एक बहुत कीमती सलाह देते हैं। जैसे ही आप गिरफ्तार हों, पुलिस से अपनी मेडिकल जांच की मांग करें। इससे ये रिकॉर्ड हो जाएगा कि गिरफ्तारी के वक्त आपके शरीर पर कोई चोट नहीं थी। जब आप कोर्ट पहुंचेंगे तो फिर से मेडिकल की मांग करें। अगर पुलिस ने हिरासत में आपके साथ मारपीट की होगी तो मेडिकल रिपोर्ट उन्हें सलाखों के पीछे पहुंचा सकती है। पुलिस इस अधिकार से सबसे ज्यादा डरती है। दोस्तों, पुलिस कस्टडी का मतलब यातना केंद्र नहीं है। पुलिस का काम सच का पता लगाना है, न कि आपको पीटना। अपने वकील खुद बने किताब हमें सिखाती है कि जब हम डरना बंद कर देते हैं और धाराओं की बात शुरू करते हैं तो वर्दी का रसूख अपने आप कानून के सम्मान में झुक जाता है। कानून आपकी बेड़ियों को काटने के लिए बना है, आपको जकड़ने के लिए नहीं। याद रखिए, थाने के अंदर आप अकेले नहीं होते। भारत का संविधान और सुप्रीम कोर्ट द्वारा दी गई DK बसु गाइडलाइंस साए की तरह आपके साथ चलती हैं। पुलिस को अपनी वर्दी पर लगे नाम की प्लेट पहनना अनिवार्य है। उन्हें अपनी डायरी में हर पल का रिकॉर्ड रखना अनिवार्य है। तो अब आप गिरफ्तार होने से नहीं डरेंगे, क्योंकि आपके पास ज्ञान का कवच है। लेकिन खेल यहाँ खत्म नहीं होता। असली जंग तो अदालत में लड़ी जाती है। क्या होगा जब आपके ऊपर झूठा आरोप लगाकर केस चलाया जाए? कैसे आप कोर्ट की उस काली फाइल से अपना नाम साफ करेंगे? अगले सीन में हम कदम रखेंगे कोर्ट के उस गलियारे में जहां तारीख पे तारीख का शोर है, लेकिन हम सीखेंगे कि कैसे उस शोर को चीरकर अपने हक का फैसला सुनाया जाता है। हम जानेंगे कि जमानत कैसे ली जाती है और जज के सामने अपनी बात को दमदार तरीके से कैसे रखा जाता है। क्या आप कोर्ट रूम के इस रोमांच के लिए तैयार हैं? अगर हाँ, तो जुड़े रहिए, क्योंकि अब आप सिर्फ एक दर्शक नहीं बल्कि एक कानूनी योद्धा बनने जा रहे हैं। रोजमर्रा की कानूनी जंग, अपने हक की छोटी जीत। दोस्तों, अब तक हमने बात की पुलिस, जेल और कोर्ट की, लेकिन क्या कानून सिर्फ वहीं काम आता है? मनमोहन जोशी जी कहते हैं, नहीं। असल कानूनी लड़ाई तो हमारे घर के बाहर, बाजारों में, दफ्तरों में और सड़क के चौराहों पर हर दिन लड़ी जाती है। हम हर दिन लुटते हैं, कभी 10 रुपए के लिए, कभी 1000 रुपए के लिए, और हम चुप रहते हैं क्योंकि हमें लगता है कि इतने छोटे मामले के लिए कौन कोर्ट जाएगा। यही वो सोच है जिसका फायदा भ्रष्ट सिस्टम और लालची कंपनियां उठाती हैं। आज इस अध्याय में हम जानेंगे वो कानून जो आपकी जेब बचाएंगे, आपका समय बचाएंगे और सबसे जरूरी, आपका आत्मसम्मान। क्या आप जानते हैं कि एक दुकानदार जो आपसे ठंडा पानी देने के नाम पर 2 रुपए एक्स्ट्रा मांगता है, वो दरअसल एक कानूनी अपराध कर रहा है? उपभोक्ता संरक्षण। आप राजा हैं, भिखारी नहीं। कल्पना कीजिए, आपने ऑनलाइन एक महंगा मोबाइल मंगाया, लेकिन डिब्बे में पत्थर निकला। या फिर आपने एक नया फ्रिज खरीदा जो 2 दिन में ही खराब हो गया और कंपनी कहती है रिप्लेसमेंट नहीं होगा। आप क्या करते हैं? आप कस्टमर केयर को फोन करते हैं, वो घंटों आपको वेटिंग पर रखते हैं और अंत में आप हार मान लेते हैं। मनमोहन जोशी जी कहते हैं, यहीं अपनी ताकत पहचानिए। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम आपका सबसे बड़ा दोस्त है। आपको किसी महंगे वकील की जरूरत नहीं है। आप एक सादे कागज पर अपनी शिकायत लिखकर कंज्यूमर कोर्ट या उपभोक्ता फोरम जा सकते हैं। आजकल तो आप घर बैठे ई-दाखिल पोर्टल के जरिए ऑनलाइन शिकायत दर्ज कर सकते हैं। जब कोर्ट से नोटिस उस कंपनी के हेड ऑफिस पहुंचता है, तो वही कंपनी जो आपका फोन नहीं उठा रही थी, आपके घर आकर माफी मांगती है और हर्जाना देती है। याद रखिए, ग्राहक राजा है, ये सिर्फ एक स्लोगन नहीं है, ये एक कानूनी अधिकार है। ट्रैफिक पुलिस और सड़क के नियम। सड़क पर चलते हुए जब कोई ट्रैफिक पुलिसकर्मी आपकी गाड़ी की चाबी निकाल लेता है, तो आपको कैसा लगता है? गुस्सा आता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि कानूनन कोई भी पुलिसकर्मी आपकी गाड़ी की चाबी नहीं निकाल सकता? ये मोटर व्हीकल एक्ट का उल्लंघन है। अगर पुलिस आपको रोकती है, तो आपके पास अधिकार है कि आप उनसे उनकी पहचान पूछें। केवल एक सब इंस्पेक्टर या उससे ऊपर का अधिकारी ही आपका चालान काट सकता है। अगर आपके पास उस समय पैसे नहीं हैं, तो वो आपकी गाड़ी जब्त नहीं कर सकते, सिवाय कुछ विशेष परिस्थितियों के। आप कोर्ट चालान की मांग कर सकते हैं। मनमोहन जोशी जी इस किताब में एक बहुत जरूरी बात बताते हैं। पुलिस को भी नियमों का पालन करना होता है। अगर वो बिना वर्दी के हैं या उनके नाम की प्लेट नहीं है, तो वो आपका चालान नहीं काट सकते। कानून जानना आपको सड़क पर होने वाली अवैध वसूली से बचाता है। थर्ड, बैंकिंग और इंश्योरेंस के जाल। क्या आपके बैंक अकाउंट से बिना आपकी गलती के पैसे कट गए, या बैंक ने आप पर कोई फालतू का हिडन चार्ज लगा दिया? आप मैनेजर के पास जाते हैं और वो आपको टरका देता है। ऐसे में आपका हथियार है बैंकिंग ओम्बुड्समैन, बैंकिंग लोकपाल। ये RBI द्वारा बनाया गया एक ऐसा पद है जहां आप बैंक की शिकायत कर सकते हैं। लोकपाल का फैसला बैंक को मानना ही पड़ता है।
इसी तरह इंश्योरेंस कंपनियां जो क्लेम देने के समय 100 बहाने बनाती हैं, उनके लिए इंश्योरेंस ओम्बुड्समैन बैठा है। आपको बस एक ईमेल या चिट्ठी लिखनी है और सिस्टम आपके लिए काम करना शुरू कर देगा। फोर्थ, आरटीआई, भ्रष्टाचार का काल। अब बात करते हैं उस कानून की जिसने भारत में सत्ता की कुर्सियां हिला दी हैं, आरटीआई। मनमोहन जोशी जी इस कानून को आम आदमी का न्यूक्लियर वेपन कहते हैं। आपकी सड़क नहीं बन रही, आपके इलाके का फंड कहाँ गया, राशन कार्ड क्यों नहीं बन रहा, सरकारी नौकरी का रिजल्ट क्यों रुका है, बस 10 रुपए का एक पोस्टल ऑर्डर लगाइए और आरटीआई डालिए। सरकार को 30 दिन के अंदर आपको लिखित में जवाब देना होगा। अगर उसने जवाब नहीं दिया या झूठ बोला तो उसकी सैलरी से हर दिन 250 रुपए का जुर्माना कटेगा। और यकीन मानिए, कोई भी सरकारी बाबू अपनी जेब से पैसे नहीं देना चाहता। आरटीआई ने एक आम नागरिक को इंस्पेक्टर बना दिया है। 4, किराएदार और मकान मालिक के अधिकार। किराए के मकान में रहना किसी सिरदर्द से कम नहीं होता। मकान मालिक जब चाहे किराया बढ़ा देता है या खाली करने की धमकी देता है, लेकिन कानून कहता है कि कोई भी मकान मालिक आपको बिना उचित नोटिस के घर से बाहर नहीं निकाल सकता। यहां तक कि वो आपकी बिजली और पानी का कनेक्शन भी नहीं काट सकता, चाहे किराया बकाया ही क्यों ना हो। इसके लिए उसे कोर्ट जाना होगा। वहीं मकान मालिकों के लिए भी कानून है कि अगर किराएदार कब्जा कर ले तो उसे कैसे कानूनी तरीके से बेदखल किया जाए। दोस्तों, ये छोटे छोटे कानून सुनने में शायद बोरिंग लगें, लेकिन यही वो धागे हैं जिनसे हमारे लोकतंत्र का कपड़ा बुना गया है। मनमोहन जोशी जी की किताब हमें ये एहसास दिलाती है कि हम पीड़ित सिर्फ इसलिए हैं क्योंकि हमने विजेता बनने की कोशिश नहीं की। अज्ञानता एक अंधेरा है और कानून का ज्ञान उस अंधेरे में एक मशाल है। जब आप दुकानदार से बिल मांगते हैं, जब आप पुलिस से उसका अधिकार पूछते हैं, जब आप बैंक मैनेजर को लोकपाल की याद दिलाते हैं, तो आप सिर्फ अपने पैसे नहीं बचा रहे होते, आप देश में कानून का शासन स्थापित कर रहे होते हैं। आप सिस्टम को बता रहे होते हैं कि सावधान, ये आदमी जागरूक है, इसे उल्लू नहीं बनाया जा सकता। तो ये थे वो कानून जो आपकी जेब और इज्जत की रक्षा करते हैं। लेकिन क्या होगा अगर बात और बड़ी हो जाए? क्या होगा अगर आपको किसी सरकारी अधिकारी के खिलाफ केस करना पड़े, या फिर अगर आपको समाज में बड़े स्तर पर हो रहे किसी गलत काम को रोकना हो? अगले हिस्से में हम बात करेंगे एक ऐसे चमत्कार की जिसे PIL यानी जनहित याचिका कहते हैं, जहां एक पोस्ट कार्ड लिखकर आप सुप्रीम कोर्ट के जज को हिला सकते हैं। और साथ ही हम जानेंगे इस पूरी किताब का वो निचोड़ जो आपको एक आम इंसान से एक कानूनी योद्धा बना देगा। वीडियो का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा अभी बाकी है, कहीं जाइएगा मत, क्योंकि अब हम मास्टर्स क्लास में प्रवेश कर रहे हैं। आरटीआई, आम आदमी का परमाणु हथियार। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि सिर्फ 10 रुपए के एक नोट में इतनी ताकत हो सकती है कि वो एक जिले के कलेक्टर, एक भ्रष्ट इंजीनियर या एक बेईमान नेता की रातों की नींद उड़ा दे? कल्पना कीजिए, एक सरकारी दफ्तर है जहां आपकी फाइल महीनों से धूल फांक रही है। आप चक्कर काट काट कर थक चुके हैं, बाबू आपसे रिश्वत मांग रहा है और अफसर आपको पहचानने से इनकार कर रहा है। ऐसे में आप क्या करेंगे? हार मान लेंगे? घर बैठकर अपनी किस्मत को कोसेंगे? मनमोहन जोशी जी कहते हैं नहीं, यहीं पर आपको अपनी जेब से वो परमाणु हथियार निकालना है जिसे दुनिया आरटीआई यानी राइट टू इन्फॉर्मेशन कहती है। ये सिर्फ एक कानून नहीं है, ये सत्ता के घमंड को तोड़ने वाला वो आईना है जिसमें सरकार को अपनी असलियत देखनी पड़ती है। 1. आरटीआई क्या है? सन 2005 में भारत के आम नागरिक को एक ऐसी शक्ति मिली जिसने लोकतंत्र की परिभाषा बदल दी। आरटीआई का मतलब है सरकार से सवाल पूछने का अधिकार। मनमोहन जोशी जी इस किताब में बड़ी खूबसूरती से समझाते हैं कि सरकार जो भी पैसा खर्च करती है वो आपका है, आपके टैक्स का पैसा। तो क्या आपको ये जानने का हक नहीं है कि आपका पैसा कहां गया? आरटीआई कहता है कि सरकार कोई भी काम गुप्त नहीं रख सकती। 2. वो 10 रुपए का जादू। आरटीआई की सबसे खूबसूरत बात इसकी सादगी है। आपको किसी आलीशान ऑफिस में नहीं जाना, किसी बड़े वकील को फीस नहीं देनी। बस एक सादे कागज पर अपनी समस्या लिखिए, 10 रुपए का पोस्टल ऑर्डर चिपकाइए और संबंधित विभाग के PIO को भेज दीजिए। जैसे ही वो 10 रुपए का लिफाफा दफ्तर की टेबल पर पहुंचता है, पूरे ऑफिस में हड़कंप मच जाता है। क्यों? क्योंकि कानूनन उस अधिकारी को 30 दिन के अंदर आपके सवाल का जवाब देना ही होगा। अगर उसने जवाब नहीं दिया या झूठ बोला तो उसकी सैलरी से हर दिन 250 रुपए का जुर्माना कटेगा। और यकीन मानिए, कोई भी सरकारी बाबू अपनी जेब से पैसे नहीं देना चाहता। 3. आप क्या क्या पूछ सकते हैं? लोग अक्सर पूछते हैं कि भाई मैं आरटीआई से क्या उखाड़ लूंगा। तो सुनिए इस हथियार की मारक क्षमता। सड़क खराब है, पूछिए कि इस सड़क को बनाने का ठेका किसे मिला था,
कितना पैसा पास हुआ था और कौन कौन सा मटेरियल इस्तेमाल होना था। आप सड़क के नमूने भी मांग सकते हैं। राशन नहीं मिल रहा, पूछिए कि आपके नाम का राशन पिछले 6 महीनों में किसे दिया गया और उस पर किसके अंगूठे के निशान हैं। नौकरी का रिजल्ट रुका है, पूछिए कि कट ऑफ क्या थी, आपकी कॉपी कहाँ है और देरी का कारण क्या है। पेंशन या फंड अटका है, पूछिए कि आपकी फाइल अभी किस बाबू की टेबल पर है और उसने अब तक उस पर क्या कार्यवाही की है। मनमोहन जोशी जी कहते हैं कि आरटीआई का असली जादू जवाब मिलने में नहीं, बल्कि सवाल पूछे जाने की प्रक्रिया में है। जैसे ही आप पूछते हैं कि मेरी फाइल कहाँ है, वो फाइल जो महीनों से दबी थी अचानक पंख लगाकर उड़ने लगती है और आपका काम हो जाता है। 4. भ्रष्टाचार के खिलाफ सबसे बड़ी ढाल। एक सच्ची कहानी सुनिए जो इस किताब की सीख को पुख्ता करती है। एक गांव में सड़क कागजों पर बन गई थी, लेकिन हकीकत में वहां सिर्फ गड्ढे थे। एक जागरूक नागरिक ने आरटीआई डाल दी और सड़क निर्माण की तस्वीरें और मास्टर रोल मांग लिए। नतीजा, भ्रष्ट ठेकेदार और इंजीनियर के हाथ पांव फूल गए। रातों रात बिना किसी शोर शराबे के उस गांव में चमचमाती सड़क बन गई। बिना लाठी उठाए, बिना चिल्लाए, सिर्फ एक चिट्ठी ने वो कर दिखाया जो बड़े बड़े आंदोलन नहीं कर पाते। 5. अगर जवाब न मिले तो? कई बार सिस्टम के खिलाड़ी शातिर होते हैं। वो आपके आरटीआई को कूड़ेदान में फेंक देते हैं या गोलमोल जवाब देते हैं। घबराइए मत। मनमोहन जोशी जी बताते हैं कि आरटीआई में अपील की ताकत है। अगर 30 दिन में जवाब ना मिले तो फर्स्ट अपील, प्रथम अपील कीजिए, और अगर वहां भी बात ना बने तो सीधे स्टेट इन्फॉर्मेशन कमीशन, राज्य सूचना आयोग जाइए। जब राज्य का सूचना आयुक्त किसी बड़े अधिकारी को समन भेजकर अपने सामने खड़ा करता है और उसकी क्लास लगाता है, तब उस अधिकारी को एहसास होता है कि आम आदमी से उलझने का अंजाम क्या होता है। 6. सावधानी भी जरूरी है, लेकिन याद रखिए ये परमाणु हथियार है, इसे खिलौना मत समझिए। मनमोहन जोशी जी चेतावनी देते हैं कि आरटीआई का इस्तेमाल किसी को निजी तौर पर परेशान करने या ब्लैकमेल करने के लिए न करें। इसका मकसद लोक हित होना चाहिए। जब आपकी नीयत साफ होती है तो कानून की पूरी ताकत आपके पीछे खड़ी होती है। साथ ही आरटीआई में कभी भी क्यों न पूछें, हमेशा क्या, कब, कहाँ पूछें। जैसे मेरा काम क्यों नहीं हुआ की जगह पूछे मेरे आवेदन पर अब तक क्या कार्रवाई हुई है, उसकी दैनिक प्रगति रिपोर्ट दें। दोस्तों, आरटीआई सिर्फ सूचना लेने का जरिया नहीं है, ये एक एहसास है। ये एहसास कि आप इस देश के मालिक हैं और ये सरकारी अधिकारी आपके सेवक हैं। जब आप आरटीआई फाइल करते हैं तो आप सिस्टम को बताते हैं कि मैं देख रहा हूँ, तुम जो भी अंधेरे में कर रहे हो, मैं उस पर रोशनी डालने की ताकत रखता हूँ। मनमोहन जोशी की ये किताब हमें चीख चीख कर कहती है कि जागो, अज्ञानता की जंजीरों को तोड़ो। जब तक आप सवाल नहीं पूछेंगे तब तक वो आपको जवाबदेह नहीं समझेंगे। जिस दिन भारत का हर नागरिक साल में कम से कम एक आरटीआई डालना शुरू कर देगा, उस दिन भ्रष्टाचार खुद ब खुद दम तोड़ देगा। आरटीआई ने आपको जानकारी दे दी, कानून ने आपको सुरक्षा दे दी, लेकिन असली परीक्षा तब होती है जब मामला अदालत के कटघरे में पहुंचता है। जज के सामने खड़े होकर अपनी बात कैसे कहें? अगर आपके पास वकील करने के पैसे नहीं हैं, तो क्या जज आपकी बात सुनेगा? और वो कौन सा एक जादुई मंत्र है जो हारते हुए केस को भी आपकी तरफ मोड़ सकता है? अगले सीन में हम कदम रखेंगे उस जगह जहां न्याय का तराजू रखा है, द कोर्ट रूम। हम जानेंगे कि कैसे अपनी दलीलें तैयार करें और कैसे बिना किसी डिग्री के एक आम आदमी कोर्ट का हीरो बन सकता है। वीडियो का क्लाइमैक्स अब शुरू होने वाला है। अगर आपने यहाँ तक देखा है तो अब आप पीछे नहीं हट सकते। चलिए चलते हैं इंसाफ की उस दहलीज पर जहाँ सच की जीत पक्की है। कोर्ट रूम की दहलीज, जब आप खुद दलील देते हैं। कल्पना कीजिए, वो घड़ी आ गई है। आप एक विशाल कमरे के बाहर खड़े हैं। बाहर नेम प्लेट पर लिखा है माननीय न्यायाधीश। गलियारे में वकीलों के काले कोटों की सरसराहट है। मुंशियों की चिल्लाहट सुनाई दे रही है। केस नंबर 402 हाजिर हो, और वो नंबर आपका है। आपके हाथ पैर ठंडे पड़ रहे हैं। दिल की धड़कन इतनी तेज है कि आपको खुद सुनाई दे रही है। आपको लगता है कि इस भारी भरकम सिस्टम के सामने आप एक तिनके के समान हैं। लेकिन तभी आपको मनमोहन जोशी जी की किताब अपने वकील खुद बने का वो पन्ना याद आता है जहां लिखा है, न्याय की कुर्सी पर बैठा व्यक्ति आपकी सच्चाई सुनने के लिए बैठा है, आपकी डिग्री देखने के लिए नहीं। आज इस आखिरी और सबसे रोमांचक अध्याय में हम उस डर को खत्म करेंगे जिसे कोर्ट रूम का खौफ कहा जाता है। हम जानेंगे कि कैसे एक आम आदमी बिना काला कोट पहने जज की आंखों में आंखें डालकर इंसाफ मांग सकता है। 1. कोर्ट में प्रवेश, पहला प्रभाव। कोर्ट रूम में कदम रखते ही सबसे पहली चीज जो मायने रखती है वो है आपका आचरण।
मनमोहन जोशी जी कहते हैं कि आपको वहाँ चिल्लाने या फिल्मी डायलॉग मारने की जरूरत नहीं है। साफ सुथरे कपड़े पहने, अपना सिर थोड़ा झुकाकर जज को सम्मान दे। जब आपका नाम पुकारा जाए तो पूरी गरिमा के साथ डायस जज के सामने की जगह पर खड़े हों। याद रखिए, जज साहब आपको डराने के लिए नहीं बल्कि आपकी समस्या सुलझाने के लिए वहाँ बैठे हैं। वो कानून के रक्षक हैं, भक्षक नहीं। 2. संबोधन, माय लॉर्ड या सर। अक्सर लोग इस बात में उलझ जाते हैं कि जज को क्या कहकर बुलाएं। क्या माय लॉर्ड कहना जरूरी है? नहीं, अब समय बदल चुका है। आप जज साहब को सर, मैडम या योर ऑनर कहकर भी बुला सकते हैं। जरूरी ये नहीं है कि आप उन्हें क्या बुला रहे हैं, जरूरी ये है कि आपके लहजे में सम्मान है या नहीं। आपकी आवाज न तो बहुत धीमी होनी चाहिए कि सुनाई न दे और न ही इतनी तेज कि बदतमीजी लगे। एक सधी हुई स्पष्ट आवाज ही आपकी सबसे बड़ी जीत है। 3. अपनी बात रखने की कला। जब जज साहब आपसे कहें कि हाँ बताइए आपकी क्या दलील है, तो अक्सर लोग घबराकर पूरी कहानी सुनाने लगते हैं कि 10 साल पहले क्या हुआ था। यही आप गलती करते हैं। मनमोहन जोशी जी का मंत्र याद रखिए, बी ब्रीफ, बी सिंपल, बी ऑनेस्ट। संक्षिप्त रहें, सरल रहें, सच्चे रहें। जज के पास समय कम होता है और केस बहुत ज्यादा, इसलिए अपनी बात को पॉइंट्स में रखें, सीधा मुद्दे पर आएं। साहब, मेरा मामला इस जमीन के टुकड़े का है, मेरे पास ये 3 सबूत हैं और कानून की इस धारा के तहत मुझे न्याय चाहिए। जब आप तथ्यों की बात करते हैं तो जज साहब खुद आपकी बात गौर से सुनने लगते हैं। फालतू की भावनाओं में बहने की बजाय सबूतों की भाषा बोलें। 4. अगर आपके पास वकील नहीं है, क्या एक आम आदमी खुद अपना केस लड़ सकता है? जी हाँ, भारत का कानून आपको पार्टी इन पर्सन के रूप में अपना पक्ष खुद रखने की पूरी आज़ादी देता है। अगर जज साहब पूछें कि आपका वकील कहाँ है, तो आप विनम्रता से कह सकते हैं, श्रीमान मैं अपना पक्ष खुद रखना चाहता हूँ। अगर आप अपनी बात ठीक से नहीं कह पा रहे तो संविधान की धारा 39A के तहत आप जज से कह सकते हैं कि साहब मैं गरीब हूँ, मुझे सरकारी वकील दिलाया जाए। ये आपका संवैधानिक अधिकार है। 6. झूठ और सच की कसौटी। मनमोहन जोशी जी इस किताब के अंत में एक बहुत गहरी बात कहते हैं। वो कहते हैं कि एक वकील आपके केस को जीतने के लिए लड़ता है, लेकिन आप अपना केस न्याय के लिए लड़ते हैं। कोर्ट में कभी झूठ का सहारा ना लें। अगर जज को एक बार भी लगा कि आप झूठ बोल रहे हैं तो आपका पूरा केस ताश के पत्तों की तरह ढह जाएगा। लेकिन अगर आपके पास सच है, भले ही आपके पास कानून की बारीकियां ना हो, जज आपकी मदद करेंगे। वो खुद आपको बताएंगे कि आपको आगे क्या करना है। 6. तारीख पे तारीख से कैसे बचें? लोग कहते हैं कि कोर्ट में सिर्फ तारीखें मिलती हैं, लेकिन अपने वकील खुद बनी किताब हमें सिखाती है कि हम इन तारीखों को कैसे कम कर सकते हैं। हर पेशी पर जज से विनम्रता से विनती करें कि साहब मैं दूर से आता हूं, मेरे पास सीमित साधन है, कृपया इस मामले का निपटारा जल्द से जल्द किया जाए। जब आप खुद खड़े होते हैं तो जज को आपकी लाचारी और सच्चाई साक्षात दिखाई देती है, जो एक वकील की फाइल में दब कर रह जाती है। आप खुद एक चलते फिरते संविधान हैं। दोस्तों, इस पूरी वीडियो का निचोड़ सिर्फ इतना है, ज्ञान ही शक्ति है। हमने पुलिस के अधिकारों को जाना, एफआईआर के ब्रह्मास्त्र को समझा, आरटीआई के परमाणु हथियार को देखा और आज कोर्टरूम की मर्यादा को भी सीख लिया। मनमोहन जोशी की ये किताब हमें कानून का विशेषज्ञ नहीं बनाती, बल्कि हमें एक सजग नागरिक बनाती है। याद रखिए, जिस दिन एक आम आदमी कानून से डरना बंद कर देगा और कानून को समझना शुरू कर देगा, उस दिन भारत से अन्याय का अंत हो जाएगा। आप लाचार नहीं है, आप सिर्फ अनजान थे। आज के बाद कोई पुलिस वाला आपको डरा नहीं पाएगा, कोई कंपनी आपको ठग नहीं पाएगी और कोई दफ्तर आपकी फाइल नहीं दबा पाएगा, क्योंकि अब आप जानते हैं कि आप अपना वकील खुद हैं। उठो, जागो और अपने अधिकारों के लिए खड़े हो जाओ। ये देश आपका है, ये कानून आपका है और ये न्याय भी आपका है। अगर आपको ये वीडियो प्रेरणादायक लगी हो तो इसे हर उस इंसान तक पहुंचाएं जो आज भी डरा हुआ है, क्योंकि आपकी एक शेयरिंग किसी की जिंदगी से डर का अंधेरा मिटा सकती है। नीचे कमेंट में पूरे गर्व के साथ लिखिए, आई एम माई ओन लॉयर। चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि हम यहाँ सिर्फ वीडियो नहीं बनाते, हम कानूनी योद्धा तैयार करते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और शक्तिशाली विषय के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।